हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे ही होंगे। तो कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया था। और फाइनल अकाउंट में कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रेडिंग और P&L। ठीक है। और ये मैं कल ही बता चुका हूँ कि हम जो फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं वो सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का पढ़ रहे हैं, एकाकी व्यापार। क्योंकि बिजनेस की 3 फॉर्म में है, एकाकी व्यापार, सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप बिजनेस और कंपनी। तो हम जो फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं वो एकाकी व्यापारी बिजनेसमैन के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो उसी क्रम में आज का जो लेक्चर है वो हमारा फाइनल अकाउंट का जो सेकंड पार्ट मैंने बताया था, कल 3 पार्ट में मैंने ये लेक्चर डिवाइड करने के लिए कहा था कि फाइनल अकाउंट को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। इसमें पहला पार्ट ट्रेडिंग और P&L को लेकर था, दूसरा पार्ट बैलेंस शीट जो आज डिस्कस करने वाले हैं, और तीसरा पार्ट होगा एडजस्टमेंट के लिए, जिसे हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट के अंतर्गत बैलेंस शीट। तो फाइनल अकाउंट में हमारा आज का टॉपिक है बैलेंस शीट। ठीक है। बैलेंस शीट क्या होती है? हिंदी में से आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। आर्थिक चिट्ठा। ठीक है। तो बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है, ठीक है, एक ऐसी शीट है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे किसी भी बिजनेसमैन को ये पता चलता है कि उसकी असेट्स और उसकी लायबिलिटीज की क्या स्थिति बिजनेस में है। यानी किसी पर्टिकुलर ईयर के एंड में उसकी कितने रुपए की असेट्स हैं बिजनेस में और कितने रुपए की उन असेट्स के अगेंस्ट क्लेम, जिन्हें हम लायबिलिटीज कह देते हैं, बकाया हैं। ठीक है। तो बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी बिजनेस की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो आर्थिक स्थिति है, वो किस तरह की है। और आर्थिक स्थिति किस तरह से निकाली जाती है? उसकी असेट्स और लायबिलिटीज का जो है चेक करके कि उसकी असेट्स और लायबिलिटीज की क्या स्थिति बिजनेस में है। उसी स्थिति को हम क्या कह देते हैं? आर्थिक स्थिति कह देते हैं। तो कुल मिलाकर बैलेंस शीट के 2 कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स हैं, और उसमें पहला कंपोनेंट है आपका, बैलेंस शीट में 2 कंपोनेंट्स आते हैं, जिसमें पहला है आपका असेट्स। ठीक है। पहला क्या है इसका कंपोनेंट जो बैलेंस शीट में हमें शो करना होता है? असेट्स। और असेट्स क्या होती हैं? असेट्स वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं हम लोगों के, यानी कि बिजनेस के वो इकोनॉमिक रिसोर्स जिनको यूज करके कोई भी बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाने के लिए अपने बिजनेस को रन करता है। ठीक है। यानी कि जिन रिसोर्सेज को यूज करके कंपनी कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस चलाता है जिससे कि उसे लाभ प्राप्त हो सके, उन्हीं को क्या कहा जाता है? असेट्स कहा जाता है। ठीक है। तो आई होप असेट्स को आप लोग समझ रहे होंगे कि असेट्स क्या है हमारी? वो रिसोर्सेज है बिजनेस के, जिनसे हम अपने बिजनेस को चलाते हैं। ठीक है। तो उसमें कैश भी हो सकता है, इसमें मशीन भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है। ठीक है। और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो उन्हीं रिसोर्सेज को हम क्या कह देते हैं? असेट्स के नाम से जानते हैं। और इन रिसोर्सेज की सहायता से हम प्रॉफिट अर्न करने का काम करते हैं। तो इसीलिए ये प्रॉफिट अर्निंग रिसोर्स यानी कि इकोनॉमिक रिसोर्स इन्हें हम कहते हैं। ठीक है। तो असेट्स को अगर मैं और ज्यादा क्लासिफाई करूं तो इन असेट्स को हम 2 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं, जिसमें पहला पोर्शन होता है करंट असेट्स का। ठीक है। अब करंट असेट्स क्या होती हैं? करंट असेट बिजनेस की वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जिन्हें विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट करा पाना पॉसिबल हो। ठीक है। जिनकी लिक्विडिटी की टाइम पीरियड कितनी है? विद इन 1 ईयर, जिन्हें 1 साल के अंदर अंदर लिक्विडेट किया जा सकता हो, यानी कि कैश में कन्वर्ट कराया जा सकता हो, वो सभी हमारी कौन सी असेट्स होती हैं? करंट असेट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे 1 साल के अंदर अंदर कौन सी कैश में कन्वर्ट हो सकती है? 1 साल के अंदर अंदर आपका स्टॉक कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो स्टॉक जैसे मैंने लिखा, शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर कल 2 तरह के स्टॉक हमने देखे थे ट्रेडिंग अकाउंट में, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो ये कौन सा वाला स्टॉक है? तो इसकी बात होगी क्लोजिंग वाला स्टॉक होगा, याद रखना। कौन सा होगा ये? क्लोजिंग, जो साल के एंड में बचा है उसकी बात करेंगे यहाँ।
ठीक है। अच्छा, और कौन से करंट असेट्स हो सकती हैं? डेटर्स हो सकते हैं। डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स मैंने बताया था जब ट्रायल बैलेंस वाला लेक्चर था कि डेटर्स तब अराइज होते हैं किसी भी बिजनेस में जब कोई बिजनेसमैन अपने यहाँ पर क्रेडिट सेल का प्रोविजन करता है, यानी जब माल उधार बेचा जाएगा तब डेटर का मामला आएगा। ठीक है, यानी कि जब माल उधार दिया तो जिन लोगों को माल उधार दिया गया है उनसे फ्यूचर में पैसा लिया जाएगा। ठीक है, तो डेटर्स वही लोग होते हैं जिनसे फ्यूचर में बिजनेस को पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, उधार कितने समय के लिए देगा कोई बिजनेसमैन? ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन दे दोगे ज्यादा से ज्यादा। अच्छा चलो 3 महीने का दे दोगे, 1 साल से ज्यादा का उधार तो बिजनेस में दोगे ही नहीं, ये बात तो तय है। चाहे कितना ही बड़ा बिजनेस हो आपका, आप इतना लंबा उधार अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए डेटर्स को हम करंट असेट्स की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ये भी 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट होकर हमारे को मिल जाता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? और आपका BR बिल्स रिसीवेबल हो सकते हैं। बिल्स रिसीवेबल डेटर्स का ही एक फॉर्म है, बस ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो 3 महीने के अंदर या लिमिट जो भी टाइम पीरियड उसका होता है उस टाइम पीरियड के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी फॉर्म ऑफ पेमेंट है जो डेटर्स यूज करते हैं इसे भुगतान करने के लिए। ठीक है, तो ये भी डेटर्स का एक पार्ट है। इन दोनों को मिलाकर रिसीवर्स ही वर्ड यूज किया जाता है, इन दोनों के लिए वर्ड यूज होता है रिसीवर्स। ठीक है, अच्छा स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, और क्या हो सकता है कि बैंक में पड़ा हुआ आपका बैलेंस, जो फर्म के नाम का, जो बिजनेस बैंक के नाम का अकाउंट बिजनेस बैंक में खोला हुआ होगा, उसमें कुछ डिपॉजिट होगा, वही डिपॉजिट आपका बैंक बैलेंस कहलाता है, और इसे तो आप कभी भी निकाल सकते हैं, तो इसलिए ये भी क्या है, करंट असेट्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका कैश, यानी कि जो आप यहाँ पर कैश बैलेंस है, जो सोल ट्रेडर होते हैं उनका गल्ला होता है, मतलब कि जो तिजोरी होती है उसमें जो रखा हुआ है, ठीक है, जो उनके पास है, उनकी जिन्हों से क्या रहते हैं कैश बैलेंस। ठीक है, और स्टॉक को कई और नामों से भी जाना जाता है, इन्वेंट्री के नाम से भी हो सकता है ये, तो आप ध्यान रखेंगे। मेनली ये इस तरह की करंट असेट्स आपकी होती, और भी हो सकती हैं, और जैसे जैसे आपकी आती चली जाएंगी प्रॉब्लम को वो हम फेस कर सकते हैं। तो ये मेन मेरे दिमाग में कुछ आ रही थी वो मैंने आपको बताया, लेकिन कुल मिलाकर बेसिक क्या है इसमें? बेसिक ये है कि करंट असेट्स वो असेट्स होती हैं जिन्हें 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट करा पाना पॉसिबल हो, वो नेचर ही उनका इस तरह का होता है, तो इसलिए ये सोचने वाली बात नहीं है कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि वो 1 साल में कन्वर्टेबल है, तो वो नेचर आपको जानना पड़ेगा कि किस असेट्स का नेचर किस तरह का होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी कैटेगरी जो होती है इसमें असेट्स की, वो होती है नॉन करंट असेट्स। और नॉन करंट असेट्स को 2 कैटेगरी में हम रख लेते हैं, जिसमें पहला होगा फिक्स्ड असेट्स, और दूसरा होगा इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, क्या ऐसा कर सकते हैं कि नॉन करंट असेट्स के अंडर में हम फिक्स असेट्स को पढ़ेंगे, और फिक्स असेट्स की 2 कैटेगरी बना लेंगे। फिक्स असेट्स में 2 कैटेगरी क्या बनाएंगे? टेंजिबल और इंटेंजिबल, ये ज्यादा बढ़िया है। टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स और इंटेंजिबल फिक्स्ड। ठीक है, अब ये क्या होती है? देखिए फिक्स्ड असेट्स मतलब नाम से क्लियर है, जो फिक्स है आपकी बिजनेस में। तो फिक्स कौन कौन सी चीज होती है? बिल्डिंग फिक्स है तो बिल्डिंग फिक्स असेट्स होगी, मशीनरी जो लगी हुई है वो फिक्स है, इंस्टॉल्ड हो जाती है वो फिक्स असेट्स होगी। या फिर एक दूसरी पहचान इनकी ये है कि ऐसी असेट्स जिसमें बिजनेसमैन ने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया हो। ठीक है, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट का मतलब जिनका कैश में कन्वर्ट हो पाना एक टाइम पीरियड के बाद ही पॉसिबल होता है, 1 साल से ज्यादा समय के लिए इसमें हमारा कैश ब्लॉक हो जाता है,
तो 1 साल के बाद ही इन्हें कैश में कन्वर्ट करा पाना पॉसिबल हो सकता है। तो वो सभी इस तरह की जितनी भी असेट्स होंगी वो सब क्या कहलाएंगे, आपकी फिक्स असेट्स हो जाएंगी। इनका एक नेचर है कि फिक्स रहती है, एक जगह पर ही स्थिर रहती है, इन्हें इधर से उधर ज्यादा रोटेट नहीं किया जा सकता। जैसे स्टॉक है, स्टॉक को तो कहीं से कहीं भी ले जाया जा सकता है, लेकिन बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरियां, इन्हें आप हर बार इधर से उधर जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, मशीनरी को तो उठा सकते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर मशीनरी को तो हम किसी भी गाड़ी में लाद कर ले जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो प्लांट के साथ इंस्टॉल हो गए तो पूरे प्लांट को नहीं फाड़ा जा सकता। वो उखड़ेगा तभी तो बिजनेस खत्म तब होता है, तभी उखाड़ा जाता है, क्योंकि प्लांट को लगाने की भी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है और प्लांट को उखाड़ने की भी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। तो इसलिए उसे फिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि उसे बार बार ना उखाड़ा जाए, ना उसे बार बार लगाया जाता है। इसलिए और सारी मशीनों का सेटअप ही क्या कहलाता है, प्लांट कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए इसे फिक्स असेट्स माना जाता है। अच्छा, इसमें ये दो कैटेगरी आई, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जो देखा जा सकता हो, ठीक है, दृश्य, हिंदी में इसका वर्ड है दृश्य, यानी कि देखी जा सकने वाली। तो ऐसी फिक्स असेट्स जिन्हें हम देख सकते हो, तो ये तो आपके दिमाग में बहुत सारी होंगी जो फिक्स भी है और देखा भी जा सकता हो। तो सबसे पहला नाम आता है आपके लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, ये सारी चीजें आपके सामने आती होंगी। फर्नीचर एंड फिटिंग, ठीक है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती होंगी। तो ये सभी टेंजिबल फिक्स असेट्स की कैटेगरी में आती है। तो सर इनटेंजिबल फिक्स असेट्स कौन सी होती है? इनटेंजिबल फिक्स असेट्स उन असेट्स को कहते हैं जिन्हें देखा ना जा सकता हो, जिसके इफेक्ट को बिजनेस में सिर्फ महसूस किया जा सकता हो। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है गुडविल का। गुडविल क्या होती है? गुडविल होती है आपकी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पाने की जो कैपेसिटी होती है बिजनेस की, उसे ही हम क्या कह देते हैं, गुडविल कहते हैं। ये इंटेंजिबल असेट्स होती है। पेटेंट राइट हो सकते हैं इसमें, पेटेंट राइट क्या होता है? एकाधिकार, किसी वस्तु का प्रोडक्शन करने का या किसी वस्तु का व्यापार करने का जो एकाधिकार होता है, कि जब कोई व्यक्ति किसी नई चीज को मार्केट में डेवलप करता है या नई चीज को मार्केट में लाता है कोई बिजनेसमैन, तो वो ये चाहता है कि उसको सिर्फ मैं ही मार्केट में बेचूं। तो उस पर क्या करता है, वो गवर्नमेंट से संरक्षण प्राप्त कर लेता है, उस पर पेटेंट करा लेता है। और वो पेटेंट जिस व्यक्ति के नाम पे होता है, फिर उस वस्तु का जो बिजनेस है या तो वही व्यक्ति करेगा या उसकी अनुमति से कोई कर सकता है, फिर कोई और उसके द्वारा नहीं कर सकता। तो पेटेंट राइट का एक तरीका एकाधिकार है जो किसी वस्तु के संबंध में या किसी गुड्स के संबंध में कराया जा सकता है। तो ये भी हमारी संपत्ति का ही काम करती है। कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट, पेटेंट राइट एक ही कैटेगरी वाले हैं सब, ठीक है। तो ये इस तरह की इंटेंजिबल असेट्स हो सकती हैं हमारी, ठीक है। तो ये आपका जो हमारी असेट साइड है बैलेंस शीट की, उसको मैंने थोड़ा सा आपके सामने पॉइंट आउट करके समझाया है कि असेट्स क्या होती है। कोई भी ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज बिजनेस के जिन्हें बिजनेस अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए यूज करता है, ठीक है, या बिजनेस को रन करने के लिए यूज करता है। तो वो सभी इस कैटेगरी में है, करंट और नॉन करंट कैटेगरी में होती है। करंट जिन्हें 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करा पाना पॉसिबल हो, वो सब करंट असेट्स की कैटेगरी में आएंगे। और नॉन करंट ऐसी असेट्स जिन्हें 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करा पाना पॉसिबल ना हो और जो नेचर से फिक्स हो बिजनेस में। तो उसमें दो तरह की हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जिन्हें देखा जा सकता हो बिजनेस में, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग सब देखी जा सकती हैं, तो इसलिए टेंजिबल भी होती है और फिक्स असेट्स होती है, ठीक है, इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं होती। और इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट ये इसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी आपका असेट्स का इसमें जो है क्लासिफिकेशन था, ठीक है। इसके बाद दूसरी साइड जो होती है वो होती है लायबिलिटीज। सेकंड चीज जो होती है, सेकंड कंपोनेंट जो है बैलेंस शीट का, वो क्या है, लायबिलिटी। ठीक है, दायित्व इसे हिंदी में कहा जाता है। लायबिलिटीज को क्या कहते हैं हम, दायित्व, ठीक है। अब लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज वो क्लेम है आपकी असेट्स के अगेंस्ट, ठीक है।
लायबिलिटी क्या है? वो क्लेम है आपकी असेट्स के अगेंस्ट जो ये जाहिर करते हैं कि आप बिजनेस में जो असेट्स लगी हुई हैं वो हमारे पैसे से लगी हुई है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके यहाँ पर आकर ये कहेगा कि ये असेट्स आपको मैंने खरीद कर दी थी आपके बिजनेस में, तो वो व्यक्ति क्या कह रहा है आपसे कि आपके बिजनेस पर मेरी ये लायबिलिटी है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि बिजनेस में ऐसा कब होता है कि बाहर का आदमी कोई भी आकर जो है कह सकता है कि ये असेट्स मेरी हो गई, जबकि वो तो बिजनेस की है। मैंने ये नहीं कहा कि असेट्स उसकी हो गई, मैंने कहा उसके अगेंस्ट क्लेम कर सकता है वो, है ना, उसके अगेंस्ट क्या कर सकता है? वो सिर्फ क्लेम अपना स्थापित कर सकता है। ठीक है, तो लायबिलिटीज भी दो तरह से पढ़ेंगे, लायबिलिटीज को भी, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में वो छोटे मोटे लोन या छोटे मोटे उधार, क्रेडिट्स या छोटी मोटी देयताएं आती हैं जिनका पेमेंट हमें बहुत जल्दी से विद इन 1 ईयर कर देना होता है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में क्रेडिटर्स जिनसे माल उधार खरीद कर लाए थे हम, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से जो हमने लिमिट अपनी बढ़वाई थी वो तो ज्यादा समय के लिए देता नहीं, वो तो जल्दी हमें पैसा वापस करना होता है। ठीक है, बिल्स पेबल, ऐसे बिल्स जिनका भुगतान हमें करना हो 1 साल के अंदर अंदर, वो सर्विस में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कुछ करंट लायबिलिटीज की कैटेगरी हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी हो सकती है? नॉन करंट लायबिलिटीज में आपकी वो सभी लायबिलिटीज आएंगी जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जिनका भुगतान आपको एक लंबे समय के बाद करना होगा, आपको उससे बिजनेस को, यानी जिनका भुगतान आप बिजनेस को एक टाइम पीरियड, एक लंबे समय के बाद कर देना होता है, वो सभी क्या कहलाती है? नॉन करंट लायबिलिटीज। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? लोन, ठीक है, किसी से भी लिया गया हो लोन। अब लोन में ये नहीं देखना कि किसी संस्थान से लिया गया लोन है या किसी व्यक्ति से, किसी से भी लिया गया लोन इसी कैटेगरी में आएगा, बशर्ते वो लॉन्ग टर्म कैटेगरी का हो। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म है लोन तो फिर वो करंट लायबिलिटी, और शॉर्ट टर्म का मतलब टाइम पीरियड कितना है वो, अगर विद इन 1 ईयर पे करना है वो लोन कर्जा तो करंट लायबिलिटी, और अगर 1 साल से ज्यादा समय के लिए मिल गया है तो वो फिर आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और इसमें आपका कैपिटल, ठीक है, लोन और कैपिटल दो तरह की चीजें मैंने इसमें लिखी है। लोन का मतलब होता है जो बिजनेस के आउटसाइडर से लिया गया, लोन का मतलब होता है जो बिजनेस के आउटसाइडर से लिया गया है, और कैपिटल क्या होता है? जो बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में लगा रखी। ठीक है, तो यही सब चीजें होती हैं जो लोग, यही सब होता है जो असेट्स पर क्लेम कर सकते हैं अपना पेमेंट पाने के लिए। ठीक है, तो इन्हीं पैसे को इकट्ठा करके इन्हीं से ये असेट्स बिजनेस में लाई जाती है। ठीक है, तो ये आपकी असेट और लायबिलिटीज का क्या है? क्लासिफिकेशन है। तो अब इसमें कैसे प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट वो भी देख लेते हैं आज ही। तो उसमें मैंने एक एग्जांपल आपके लिए लिया हुआ है, ये आपके जो स्टडी मटेरियल है उसका क्वेश्चन नंबर 7 है, और इससे एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए हमसे बोला गया है, तो उसे मैं अभी आपको सॉल्व कराता हूँ। तो आई होप आपको ये दो चीज समझ आ जाएंगी कि लायबिलिटीज क्या होती है। लायबिलिटीज वो क्लेम है हमारे एसेट्स, बिजनेस के एसेट्स के अगेंस्ट, जिनका भुगतान फ्यूचर में हमें करना होता है। ठीक है, असेट्स क्या है? असेट्स वो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं जिनका यूज करके बिजनेसमैन अपने बिजनेस को रन करने का काम करता है और अपने प्रॉफिट को अर्न करता है। ठीक है, और ये फिर मैंने इसे कैटेगराइज कर दिया। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट भी कर सकते हैं, बाकी डिटेल आपके स्टडी मटेरियल में भी इसकी दे रखी होगी जरूर। ठीक है, तो अभी हम आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर आते हैं। ठीक है, देखिए, ट्रेडिंग P&L अकाउंट की तरह बैलेंस शीट भी प्रेजेंट में दो फॉर्मेट में तैयार की जाती है। एक वर्टिकल फॉर्म होती है जो प्रेजेंट में मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग चल रही है। कंपनी एक्ट 2013 मैंने बताया था कि जो कंपनियों के लिए लागू कराई गई थी, सोल ट्रेडर भी आजकल उसे यूज कर रहे हैं। और एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म है जो पहले से चलती आ रही है ट्रेडिशनल फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो किसी भी फॉर्म में तैयार किया जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको दोनों से बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कल ट्रेडिंग P&L में हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म से तैयार किया था, वर्टिकल से नहीं किया था। तो आज बैलेंस शीट भी हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल फॉर्म से ही करेंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन में वर्टिकल फॉर्म का भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही बैलेंस शीट तैयार करने वाले हैं।
और उसके लिए जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो इस तरह से, सबसे पहले हेडिंग डाली जाती है बैलेंस शीट, और फिर उसके नीचे एज ऑन में वो डेट डाल दी जाती है जिस डेट पर हम ये बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं। तो वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 31 दिसंबर 2016 है। पता है कि दो ही कंपोनेंट है बैलेंस शीट के, असेट्स और लायबिलिटीज, तो इसलिए दो ही साइड होंगी। पहले में लायबिलिटीज और उसकी अमाउंट लिखी जाएगी, दूसरी साइड में असेट्स और उसकी अमाउंट लिखी जाएगी। ठीक है, ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल में रहेगा। बस अब इसमें भर दीजिए। तो लायबिलिटीज से स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटीज में सबसे पहले हम करंट लायबिलिटीज को लिखेंगे। देखिए जरा क्वेश्चन की तरफ, कैपिटल दी हुई है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। ड्राइंग्स घरेलू खर्चों को कह देते हैं। ये कैपिटल पर एक चार्ज होता है, तो इसलिए इसे हम क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस करके दिखा देते हैं। ठीक है। डेब्ट फ्रॉम वाइफ, डेब्ट मतलब लोन, तो इसे हम क्या किस कैटेगरी में रखेंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में रखेंगे, या नॉन करंट वाला। क्रेडिटर, ये तो करंट आता, क्रेडिटर आ गया। क्रेडिटर्स कितने रुपए के, 45,000। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िए। कैश असेट्स है, बैंक बैलेंस असेट्स है, डेटर्स असेट्स, पेटेंट राइट असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स, स्टॉक ये भी हमारी असेट्स। तो बाकी सभी क्या है, असेट्स है। करंट लायबिलिटी में सिर्फ एक ही चीज है। और उसके बाद अगली हेडिंग आती है इसमें नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज में एक तो कैपिटल था और एक लोन था, तो लोन को लिख लीजिए पहले। लोन किसी से भी लिया हो, मैं फिर से बताता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वाइफ से लिया, बच्चों से लिया, चाचा से लिया, ताऊ से लिया, या किसी बैंक से लिया है, लेकिन वो हमारे लिए लायबिलिटीज ही है, तो उसे हम एज इट इज ही लिखेंगे। तो लोन फ्रॉम वाइफ था 4,000। ठीक है। अगली क्या थी, कैपिटल थी। कैपिटल 41,000 था। ठीक है। जिसमें अच्छा, इसमें क्वेश्चन शायद अधूरा बता रहा है, एक मिनट रुकिए जरा, कुछ एक चीज मिसिंग है। हाँ, नीचे एक लाइन रह गई थी इसमें, नेट प्रॉफिट और रह गया है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 45,350। ठीक है। ये कैपिटल में जोड़ा जाता है, क्योंकि कल जब हम ट्रेडिंग पी&एल निकाल रहे थे, तो जब ट्रेडिंग पी&एल में नेट प्रॉफिट निकला था, तो उसे हमने ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट किया था। तो ये वही है, आप ऐसा ही मान के चलिए। तो आज इसे कैसे कैपिटल में जोड़कर दिखाना है, ये देखिए। तो सबसे पहले कैपिटल लिखा प्लस नेट प्रॉफिट, जो साल भर में कमाया उसे हम कैपिटल में जोड़ दिया। हमने कमाया 45,350। और जो ड्राइंग्स का अमाउंट है वो इसमें से घटा दिया। ड्राइंग्स के थे 6,100, घटाने वाला घटाया और जोड़ने वाला जोड़ दो, और फिर एग्जैक्टली कैपिटल कितने की आई वो देख लीजिए। 40,000 प्लस 45,350 80,200। ये आपकी जो है लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो जाती है। इसका टोटल कर लेते हैं।
ठीक है, तो टोटल एक साथ करेंगे। चलो दोनों साइडों का, पहले असेट्स की जो डिटेल है उसको लिख लेते हैं। तो असेट्स भी दो ही कैटेगरी में बटी है, पहले करंट असेट्स, करंट असेट्स में सबसे पहले कैश, कैश बैलेंस था हमारे पास 250। इसके बाद बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस था हमारे पास 4000 रुपये का। इसके बाद डेटर्स, डेटर्स हमारे पास थे 40,500 रुपये के। उसके बाद पेटेंट राइट नॉन करंट में दिखाना होता है इसे, प्लांट एंड मशीनरी नॉन करंट, लैंड एंड बिल्डिंग नॉन करंट, और स्टॉक आ सकता है। स्टॉक है 36,500, ठीक है। इसके बाद नॉन करंट असेट दिखा दीजिए सारे। नॉन करंट असेट्स में दोनों ही कैटेगरियां चलेंगी, टेंजिबल भी और इंटेंजिबल, ठीक है। तो पहले हम इंटेंजिबल वाली ले लेते हैं। पेटेंट राइट दिया हुआ है इसमें, पेटेंट थे हमारे 2000 रुपये। इसके बाद फिर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हमारा 20,000 रुपये का था। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास 26,000 रुपये का था, ठीक है। बस यही हमारी जो है। अब जरा एक बार चेक कर लें क्वेश्चन की सारी चीज़ें हो चुकी हैं या नहीं। देखिए कैपिटल हो गया, इसके बाद ड्राइंग्स हो गया, डेब्ट हो गया, लोन की फॉर्म डाल दिया, क्रेडिटर्स हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स हो गया, पेटेंट राइट्स हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब टोटल कर लेते हैं और दोनों साइड बिल्कुल इक्वल ही आनी चाहिए, तभी आपकी बैलेंस शीट ठीक मानी जाएगी। और अगर इक्वल नहीं आती तो मामला कुछ गड़बड़, ठीक है। तो कैलकुलेटर उठाएं और दोनों साइड का टोटल करें। इधर साइड कर लेते हैं, प्लस 14,000 प्लस 80,000, 1,29,250 तो ये वाली साइड है। 1,29,250 सेम यही साइड इधर आनी चाहिए। 250 प्लस 4,000 प्लस 40,000 बिल्कुल 1,29,250, ठीक है। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है कि सर क्यों ऐसा है कि ये लोग दोनों साइड बराबर ही आनी चाहिए हमेशा। तो इसका एक का आंसर है, हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर कर रहे हैं। और डबल एंट्री सिस्टम ये कहती है कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट होंगे, जिसमें से एक को क्रेडिट किया जाएगा और एक को डेबिट, और दोनों सेम अमाउंट से होंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है कि यहाँ पर भी दो ही साइड है, एक लायबिलिटी साइड है और एक असेट साइड है। लायबिलिटीज को हम क्रेडिट मान के चलते हैं और असेट्स को डेबिट बैलेंस मान के चलते हैं। तो दो एक्सपेक्ट के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इसीलिए बैलेंस शीट इक्वल आने पर ही सही स्थिति मानी जाती है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात ये समझ आई होगी बैलेंस शीट वाली।
तो अभी हम फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट भी हो चुकी है, ट्रेडिंग भी हैंडल हो चुका है। कल के लेक्चर में एक कंबाइंड क्वेश्चन जिसमें हम सारा करने वाले हैं एक साथ, और वर्टिकल फॉर्म भी कल अगर पॉसिबल हुआ तो बता दूंगा, वरना उसके लिए अलग से लेक्चर तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है। तब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय।